अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत और आफियत से होंगे। आज की क्लास में हम अपना टीएमए जो है आपका ट्यूटर मार्क असाइनमेंट जो आपको मिल गया होगा, जिसके सवालात उनके जवाबात भी देखने हैं, किस तरह से आपको लिखने हैं वो जवाबात आज के हम क्लास में देखने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपने टीएमए की तरफ। आपको एक सवालनामा भेजा गया होगा जिसमें 6 सवाल हैं। उनके जवाब आपको एक सादे पेज पर वन साइड लाइन वाले पेज पर लिखने हैं। उनके जवाबात लिख कर आपको वो अपने कोऑर्डिनेटर साहब को वो जमा करने हैं। ये 6 सवालात आपके 20 नंबर के हैं और जो मेन एग्जाम जो आपका रिजल्ट होगा उसमें ये 20 नंबर जुड़ने वाले हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सवालात को हम देख लेते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक फ्रंट पेज बनाना है जिस पर आप ऊपर इस तरह से एनालिसिस वगैरह लिख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो ये है कि आप एक तो अपना जो ब्लॉक है अप्रैल 2025 वाला, जिनका एग्जाम अप्रैल 25 में, वो जरूर लिखिएगा। एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ लिखना है, नाम अपना लिखना है, फादर नेम, क्लास सेकेंडरी, मीडियम उर्दू है ज़्यादातर, एआई नेम और एआई कोड। ये क्या है, जो स्टडी सेंटर जिसमें आपका दाखिला किया गया है, आप अपना आई कार्ड लीजिए। उस पर नीचे नीली पट्टी होगी, नीली पट्टी में एआई कोड, पहले 5 या 6 नंबर का एक कोड लिखा होगा, वो आप यहाँ लिखेंगे और जो सेंटर नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जिस सब्जेक्ट का ये टीएमए आप बना रहे हैं, जैसे आप यहाँ फिलहाल बना रहे हैं सोशल साइंस का, तो आप यहाँ लिखेंगे सोशल साइंस। ठीक है, और यहाँ आप इसका कोड डालेंगे, जैसे इसका कोड है 213। आपका कॉन्टेक्ट नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके बिना आप ये सबमिट मत कीजिएगा। अब चलते हैं सवालनामे की तरफ। तो ये है आपका सवालनामा जिसमें तकरीबन 6 सवाल हैं और हर सवाल में चॉइस दी गई है, ए या बी। हर एक सवाल में एक ऑप्शन करना है। ठीक है, जैसे पहला सवाल दिया गया है, इसका जवाब आपको 40 से 60 अल्फाज के बीच में लिखना है, कम से कम 40, ज़्यादा से ज़्यादा 60 अल्फाज। पहला सवाल पढ़ लीजिए। मुख्तलिफ खित्तों की मिसालों का इस्तेमाल करते हुए जांच कीजिए कि हिंदुस्तान के सकाफती तनूँ ने उसकी शानदार तहजीब व तमद्दुन में कैसे इश्तराक किया। पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे, हिस्ट्री से पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान जो फैला हुआ है, इतना सकाफती उसका तनू है, तो उसके अलग अलग खित्तों के जो अलग अलग उसकी मिसाल मांगी है पहले तो खित्तों की, और पूछ रहा है कि हिंदुस्तान के सकाफत में इसका क्या इश्तराक है। ठीक है, तो आप अलग अलग जगहों की मिसाल देकर इसका जवाब लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मिल जाएगा आपका कि भारत के सकाफती तनूँ ने उसकी अजीम तहजीब में नुमाया किरदार अदा किया है। पहले एक पॉजिटिव सेंटेंस लिख देंगे, अब मिसालें दे देंगे। जैसे जनूबी भारत यानी नॉर्थ इंडिया की द्राविड़ी तहजीब, शुमाली भारत की मुगलिया सकाफत, जनूबी भारत यानी साउथ इंडिया, वहां की द्राविड़ी तहजीब अलग है एक, शुमाली भारत की मुगलिया सकाफत अलग है, मगरबी भारत की राजस्थानी विरासत ने हिंदुस्तान को एक रंगीन, यानी चारों जो इलाके हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उनकी सकाफतें गिनाकर बता दी कि इसका काफी अहम यहाँ इंपोर्टेंस है हिंदुस्तानी सकाफत के अंदर। ये हो गया 40 से 60 अल्फाज का इसका एक जवाब। 3-4 लाइन आप लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, 2 अगर आप बी आप करना चाहिए बी कर लीजिएगा। जागीरदारी निजाम का के तहत खेत मजदूरों की जिंदगी और फराइज के बारे में तहरीर कीजिए। किस तरह की हालत थी किसानों की, आप लिख सकते हैं आसानी से इसमें। ठीक है, दूसरा सवाल है, ये भी 40 से 60 अल्फाज में इसका जवाब लिखना है आपको, और ये जवाब आप आसानी से किताब के अंदर ढूंढ कर लिख सकते हैं। सबक नंबर लिखा हुआ है, जैसे सेकंड का ए है, हिंदुस्तान के ज़राअत को दरपेश बड़े चैलेंजों की कदरशनासी कीजिए। सबक नंबर 12 के अंदर इसका जवाब है। किस तरह से आप लिख सकते हैं, यहां फॉर एग्जांपल दिया गया है इसका एक सैंपल। सेकंड ए, ज़राअत, हिंदुस्तानी ज़राअत में क्या चैलेंजेस हैं, ये तो आप बिना देखे भी इसका जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पानी की कमी, जमीन की सरखेजी में कमी, जदीद टेक्नोलॉजी की कमी, मौसमियात तब्दीलियां, इसके अलावा किसानों को माली मुश्किलात, कर्जों का बोझ, मार्केट के मसाइल, ये सब हिंदुस्तानी ज़राअत के लिए चैलेंजेस हैं। आसानी से आप 40 से 60 अल्फाज में इसको बनाकर लिख सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 पर आते हैं। इसका भी जवाब 40 से 60 अल्फाज में लिखना है। क्या पूछा जा रहा है,
हिदायती उसूल बैनुल अक़वामी रिश्तों में खास तौर पर अमन और सलामती को बनाए रखने में हिंदुस्तान के नक़्ता निगाह को बरकरार रखते हैं। और बी है इसका, म्युनिसिपल काउंसिल के कामों का तज्ज़िया कीजिए। चलिए इसका थर्ड का हम देखते हैं बी। जो आपके म्युनिसिपल काउंसिल है उसके क्या क्या काम होते हैं। आप किसी शहर में रहते हैं, वहां की जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत कुछ तो होगा। गांव में रहते तो ग्राम पंचायत, जो भी उनकी म्युनिसिपल, अगर हम शहर की बात करें तो म्युनिसिपल काउंसिल के क्या काम होते हैं। कुछ आप जानते भी होंगे, अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, किताब में देखकर भी लिख सकते हैं। जैसे सफाई, पूरे शहर में जो पूरा शहर है सफाई सुथराई का काम इसी का है। पानी की फराहमी, सभी को पानी पीने का पानी मिले। सेहत के मराकज़ की देखभाल, सड़कों की मरम्मत, अवामी सहूलतों की इंतजामिया। इसके अलावा मकामी कवानीन की तख्लीक, टैक्स वसूली, शहरों की फलाह व बहबूद के मंसूबों की भी नाफिज करती है। वही सिंपल से काम होते हैं म्युनिसिपल काउंसिल के। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। इसका जवाब आपको लिखना है 100 से 150 अल्फाज में। 100 से 150, यह है 4 नंबर का। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, ए में पूछा गया है हिंदुस्तान के वफाकी साख्त का मुल्क के समाजी और सियासी तनों का ताल्लुक करने के लिए इर्तका हुआ। हिंदुस्तान बी है, हिंदुस्तान के कुदरती विरासत का तहफ़्फ़ुज़ करने में जंगली हयातियात की पनाहगाहों और कौमी पार्कों जैसे इक़दामात की असर पज़ीरी का तज्ज़िया कीजिए। एक बार चौथा जो सवाल है ये आप इंग्लिश में देख लीजिए, 4A। अच्छा, इन वॉट वेज हैज इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर इवॉल्व टू अकोमोडेट द कंट्रीज सोशियो पॉलिटिक डाइवर्सिटी। तो हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। 4 के बी में क्या पूछा गया था? कुदरती वरासत का तहफ़्फ़ुज़ करने में जंगली हयातियातों की पनाहगाहों और कौमी पार्कों जैसे इक़दामात के असर पज़ीरी का तज्ज़िया कीजिए। जो वाइल्ड लाइफ है उसकी सिक्योरिटी के लिए इस तरह के जो इक़दामात उठा गए हैं, जैसे नेशनल पार्क बनाए गए हैं, इनका क्या असर है, कितना इफेक्ट है, इसका हमें तज्ज़िया करना है। आइए तज्ज़िया कर लीजिए। भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क यानी कौमी पार्क के इक़दामात ने कुदरती वर्षे को महफूज रखने में अहम किरदार अदा किया है। इनकी तासीर दर्ज झेल तरीकों से जाहिर होती है। क्या क्या असर हुए? 3-4 असर लिख दीजिए। ये पार्क जानवरों की नस्लों की बका के लिए महफूज जगह फराहम करते हैं। शिकार की रोकथाम और कुदरती माहौल की हिफाजत में मदद मिलती है। तहकीक और तालीम के जरिए लोगों को जंगली हयात की अहमियत का शऊर होता है। सयाहत की बदौलत कुदरती वर्षे के बारे में आगाही बढ़ती है और मकामी मईशत को फ़ायदा होता है। यानी जो जंगली जानवर वगैरह हैं, इनकी हिफाजत के लिए कि ख़त्म ना हो जाए इनकी नस्लें, कुछ जगहों को रिजर्व कर दिया जाता है, कुछ नेशनल पार्क्स बना दिए जाते हैं। उनमें कुछ तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं कि इंसान यहाँ लकड़ियाँ नहीं काट सकता, किसी भी तरह की इंडस्ट्री नहीं लग सकती, रोड नहीं बन सकती। ठीक है, उन जानवरों की हिफाजत के लिए। तो उनका क्या असर हुआ है? बहुत पॉजिटिव असर हुआ है। जो कुछ ऐसी नस्लें थी जानवरों की जो ख़त्म होने वाली थी, उनमें भी हमने पॉजिटिव असर देखा है। ठीक है, जानवरों की नस्लों की बका के लिए बहुत महफूज जगह हुई है। ये शिकार पर भी रोकथाम लगा हुआ है। कई नस्लें ऐसे खत्म हो गई कि शिकार, लोगों को शौक था शिकार करने का, ठीक है, उससे भी काफी असर पड़ता है। इस पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भाई जंगली जानवरों को ना मारा जाए। ठीक है, तो इसका काफी पॉजिटिव असर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। इसमें है हिंदुस्तान की कौमी यकजहती पर लिसानी तनाव के असरात का तयन कदर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, इवेल्युएट द इंपैक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स डाइवर्सिटी ऑन नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। और सेकंड है एनालाइज द रोल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इट्स एसोसिएटेड चैलेंजेस सच एज इंक्रीज्ड पॉल्यूशन एंड वेस्ट जनरेशन इन कंट्रीब्यूशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ए में पूछा गया है कि हिंदुस्तान की जो लिसानी तनाव है, यानी अलग अलग लिसानी तनाव, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, उसका कौमी यकजहती पर क्या असर पड़ता है।
सेकंड में पूछा गया है कि शहरकारी किस तरह से माहौल पर असर पजीर होती है। तो आइए इसका ए पार्ट देख लीजिए या बी देख लीजिए। शहरकारी बी कर लीजिए 5 का। शहरकारी के बढ़ने से माहौल पर मुनफी असरात, निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं। क्या क्या इंपैक्ट, पहले तो ये पता होना चाहिए अर्बनाइजेशन किसे बोलते हैं। शहरकारी, जब गांवों से या दूसरी जगहों से लोग मुंतकिल होने लगते हैं शहरों की तरफ, और शहरों की आबादी एक बहुत ही निगेटिव तरीके से बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, तो उसको बोला जाता है अर्बनाइजेशन। शहरों में इसका निगेटिव क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या क्या मुश्किलें आती हैं, जैसे गाड़ियां होने से, आबादी होने से फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती है, इससे सेहत का मसला पैदा होता है, जैसा आप दिल्ली के अंदर देख सकते हैं। ज़्यादा कचरा और प्लास्टिक पैदा होता है जिससे सफाई में मुश्किल पैदा होती है, और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी इससे मुतासिर होती है। कुदरती इलाके और जंगलात कम हो जाते हैं कि भाई लोग आए हैं, अब रहने के लिए घर भी चाहिए, तो धीरे धीरे फिर जंगलों का कटाव शुरू हो जाता है। सनतों से जहरीली गैसों का इखराज होता है जो फिजा की आलूदगी में इजाफा होती है। जो इंडस्ट्री लगाई जाती हैं आप देखेंगे उससे जो हवा है वो आलूदा होती है। इन मसाइल से निपटने के लिए पायदार तरक्की और माहौल दोस्त इक़दामात की ज़रूरत है ताकि कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। क्लियर है? अर्बनाइजेशन के मसाइल बता देने हैं, और मसाइल तो आप बहुत सारे बता सकते हैं अर्बनाइजेशन की। क्या क्या परेशानियां होती है शहरों में जब भीड़ बढ़ती है? जाम लगता है, टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारी गाड़ी आ जाती हैं तो हवा उससे मुतासिर होती है, ठीक है। इंडस्ट्री लगती हैं तो उससे पानी भी आलूदा होता है। आप देखें यमुना की हालत अगर देखिए दिल्ली के अंदर क्या हालत हो चुकी है, जैसे नाला होता है ना किसी शहर का, ऐसी हो चुकी है आज के वक्त में। बाकायदा भी एक फोटो वायरल हुआ था, उसमें ऐसे झाग बन रहे थे, शैम्पू या साबुन वाले झाग नहीं, जो केमिकल निकलते हैं फैक्ट्री से उनके झाग, और एक खातून थी वहां उनसे बाल धो रही थी उन झागों से। तो इस तरह से इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है अर्बनाइजेशन की वजह से। तो इसका क्या हल निकलेगा कि भाई पायदार तरक्की की जाए, सब चीजों का ख्याल करते हुए, ठीक है। पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रिसिटी वाली व्हीकल इस्तेमाल किया जाए, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इंडस्ट्री को आबादी से बाहर लगानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, इसमें वर्ड लिमिट नहीं होती है। देख लीजिए, पहला प्रोजेक्ट है इंतखाबी ख्वानदगी की तशखीस के लिए अपने घर के आसपास एक सर्वे कीजिए। दिए गए सर्वे सवालनामे से 18 साल से ज़्यादा 18 साल या उससे ज़्यादा के उम्र के 20 लोगों से सवाल पूछिए, उनके जवाबात लिखिए और उन जवाबात की बुनियाद पर तज्जिया कीजिए और अपना नतीजा निकालिए। तो आपको करना क्या है, ये एक लिस्ट ले लेनी है सवालों की, और अपने मोहल्ला पड़ोस में या अपने मदरसे में ही, मदरसे में कर लीजिए अगर मोहल्ले पड़ोस में नहीं जाते, लोगों से जाइए, उम्र पूछिए 18 साल है या उससे ज़्यादा है तो उनसे सवाल पूछिए कि भाई आपके पास वोटर आईडी है, पहला सवाल, ठीक है। उसकी यहाँ आप उम्र ग्रुप लिखेंगे, क्या उम्र है, और जिन्स क्या है, मर्द है या औरत है, उसका जवाब लिखेंगे और अपना तबसरा लिख सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड है, हाँ या नहीं, यहाँ लिखेंगे। क्या आपने कभी, अगर वोटर आईडी है तो ही दूसरा सवाल पूछेंगे ना, क्या आपने कभी वोट देने का हक का इस्तेमाल किया, कभी वोट डाली है आपने, हाँ या ना, वो यहाँ लिखेंगे। अगर हाँ तो कितनी बार, ये लिखेंगे। तो ये सवाल आप उनसे पूछेंगे और इसके बेस पर आपकी पूरी एक टेबल फहरिस्त तैयार होगी। उसके बाद इन जवाबात की बुनियाद पर आपको तज्जिया करना है और नतीजा निकालना है। एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं कि किस तरह से आप ये तैयार कर सकते हैं। खुद करेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। एक वर्कशीट ले लीजिए, उसमें सवाल लिख लीजिए, जाइए भाई साहब आपकी उम्र कितनी है, 20 साल है, मेरे सवालों का जवाब दे दो, मेरा काम हो जाएगा, मुझे 20 नंबर मिल जाएंगे। उनसे पूछिए आपकी उम्र कितनी है, वोटर आईडी है, जी है। आप देखिए सवाल कितने बढ़िया बढ़िया है इसमें। क्या कभी आपने वोट डाली है, हाँ डाली है, कितनी बार डाली है, वो आप लिखेंगे। अब उनसे पूछे हिंदुस्तान में कितनी तरह के चुनाव होते हैं, तो मालूम होगा तो बता देंगे। इससे पता चलेगा कि कितनी अवेयरनेस है आपके आसपास लोगों में। अगर पहले पूछेंगे हिंदुस्तान में कितनी तरह के इंतखाब होते हैं, कितने तरह के चुनाव होते हैं, इंतखाबी प्रोसेस के बारे में क्या जानते हैं आप, किस तरह से प्रोसेस होता है, किस तरह से आपके जो विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, या फिर वो किस तरह से चुने जाते हैं, सीएम किस तरह से चुने जाते हैं, पीएम और राष्ट्रपति किस तरह से चुने जाते हैं,
किस तरह से प्रोसेस होता है। क्या आप मैनिफेस्टो के बारे में जानते हैं? होता है ना, एक पार्टी इंतखाब से पहले, चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो निकालते हैं, अपने वादे बताते हैं हम क्या क्या करेंगे चुनाव जीतने के बाद। क्या आप अपने नुमाइंदे उम्मीदवार का इंतखाब करने के लिए क्या मायारी कसौटी का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप देखते हैं कि भाई साहब मैं जिन्हें वोट दे रहा हूं वो मेरी कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं, पढ़े लिखे हैं या नहीं, इनका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है, कुछ काम किया है या नहीं, या सिर्फ इसी बुनियाद पर कि भाई मेरे जैसे दिख रहे हैं मैंने वोट दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या आपको भी किसी खास उम्मीदवार को वोट देने के लिए तखालुफ या नकद की पेशकश की गई है? आते हैं कभी कभी कोई लोग, क्या भाई साहब ये लीजिए 500 2000 का नोट, इधर वोट कर दीजिए। क्या आपको ऐसा कभी किसी ने बोला है? हाँ या ना? बोला है तो कितना, और आपने क्या किया? ठीक है। क्या आपके पास इंतखाबी इस्तिलाहात के लिए कोई तजवीज़ है कि क्या बेहतर किया जा सकता है? तो ये सवालात हैं, इनका जवाब आप किस तरह से एक अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे, बड़े स्केच ले लीजिए ब्लैक वाला या ब्लैक पेन, इलेक्टोरल लिटरेसी सर्वे प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट है ये? जो लिटरेसी, इलेक्टोरल लिटरेसी जो है उसका सर्वे किया जा रहा है। इसका मकसद पहले लिखेंगे, किस मकसद के लिए? इसका मकसद है इंतखाबी ख्वानदगी का जायजा लेना है, ताकि ये जाना जा सके कि लोग इंतखाबी अमल के बारे में कितने जानते हैं, इंतखाब में कितनी शफाफियत है, रिश्वत और मंशूर के बारे में अवामी राय क्या है। इसके लिए हमने अपने ख़ानदान, यहाँ लिख दीजिएगा आप, अपने मदरसे या अपने स्कूल के 20 अफराद से सर्वे किया है जो 18 साल या उससे ज़्यादा बड़े थे, उम्र 18 साल या ज़्यादा थी। तो इस तरह से ये सवालनामे का जवाब होंगे। क्या आपके पास वोटर ID कार्ड है? इनकी जिन्होंने जवाब दिए उम्र 18 से 40 के बीच में। ठीक है, हाँ एक बना लेंगे, उसी से काम चल जाएगा। 20 अलग अलग पर्चे छापने की जरूरत नहीं है, उसी से आप निकाल लेंगे कि 20 में से 18 लोगों के पास था, 2 लोगों के पास नहीं था। ठीक है, ये आपका जवाब हो गया इसमें। तब से आप लिख सकते हैं ज्यादातर अफराद के पास वोटर ID कार्ड था, मतलब इसका जो कंक्लूजन निकलता है इस जवाब से, 20 में से 18 के पास था, 2 के पास नहीं था। क्या अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है? क्या आपने कभी वोट किया है? 16 अफराद ने किया था, 4 ने कभी वोट ही नहीं किया। तो इससे एक तबसरा आप करेंगे कि ज्यादातर अफराद वोट करते हैं। अगर हाँ वोट किया है तो कितनी बार? 5 अफराद ने 2 बार किया, 6 ने 3 बार किया। जो जितनी बार आपके पास जो जवाब आएंगे वो आप यहां लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है। फिर अगला सवाल था, भारत में कितने किस्म के इंतखाब होते हैं? तो उनके जो जवाब आएंगे आपका, जैसे 14 लोगों ने कहा कि 3 तरह के होते हैं, पार्लिमानी, रियासती और मकामी। 6 लोगों ने कहा कि सिर्फ पार्लिमानी और रियासी, यानी 6 लोगों को सिर्फ इन 2 के बारे में ही पता था, और 14 अफराद ऐसे थे जिनको तीनों के बारे में पता था। तो इस तरह से आप अपना जवाब नामा तैयार करेंगे और लास्ट में आप इसका तज्जिया करेंगे और नतीजा निकालेंगे। क्या तज्जिया है? कि ज्यादातर अफराद के पास वोटर ID कार्ड था और उन्होंने अपनी वोट डाली है। लोगों को इंतखाबी अमल और मंशूर के बारे में आगाही है, मगर कुछ अफराद को मालूमात कम है। रिश्वत की पेशकश के बारे में कुछ अफराद ने शिकायत की है। इंतखाबी इस्लाहात की तजावीज़ में शफाफियत और अवामी आगाही पर जोर दिया गया, यानी लोगों ने कहा कि आप इसमें एक सवाल और जोड़ सकते हैं, शफाफियत से मुराद के मतलब इलेक्शन EVM से होनी चाहिए या बैलेट पेपर से, ये सवाल भी जोड़ सकते हैं आप, उससे पता चलेगा क्या माइंडसेट है वोटर का। ठीक है, और लास्ट में आप इंतखाब अपना नतीजा लिख सकते हैं यहाँ। क्लियर है? ये हो गया आपका TMA 20 नंबर का, और इसको आपको जमा कर देना है 31 दिसंबर से पहले, अदरवाइज फिर नया साल आ जाएगा और आपका TMA जमा नहीं हो पाएगा। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, हम अपना अगला लेसन शुरू करेंगे। TMA तैयार कर लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।